जिन्होंने 1971 वाली जंग में पाकिस्तान का साथ दिया था। यानी कि बांग्लादेश के हिसाब से वो हुए गद्दार। जो बच्चे अपने लिए हक मांग रहे उनको उनके लीडर गद्दार बोल। और मोहब्बत की हुंदी चले जी नू जी हुंदी। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਹਸੀਨਾ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਜੋ ਓਥ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਇੱਕ ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੁੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਹਾਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੀ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਏ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਔਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਸਾਮੋ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਔਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ BSF ਫੁੱਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਇਲੀਗਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤਿਓਂ ਜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਲਸਟੀਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਐਂਡ ਇਹ ਕੋਈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਜੋ। प्राइम मिनिस्टर हसीना हुई बांग्लादेश से उड़न छू। हेलीकॉप्टर में बैठ के पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में वाला गाना लगा के सीधा वो पहुंची इंडिया। 15 साल का हसीना वाजिद का अथॉरिटेरियन रूल आखिर खत्म हो गया। जनरल वकारुज़्ज़मान जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ 15 ਸਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। उन्होंने अपने लोगों से कहा है कि हम पे ट्रस्ट करो, एक नई गवर्नमेंट बनाएंगे, कोई भंड नहीं होगा, बस आप एक चीज करो, वायलेंस का दोबारा से इस्तेमाल मत करना। जी हाँ, वायलेंस का, क्योंकि कुछ ही अरसा पहले जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रही थी उसमें 280 लोग मारे गए और 1000 लोग जख्मी हुए। अब क्योंकि हसीना इंडिया चली गई तो पीछे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो उनके घर में आके घुस गए। ये तो देखिए वही पुराना पाकिस्तानी तरीका है तो बिछड़े हुए भाई ना। हसीना के बिस्तरों पे सो रहे हैं, उसका डियोर का बैग उठा के एक बंदी जा रही थी, उसकी पिक्चर भी आई। कोई क्या उठा रहा है, कोई क्या उठा रहा है। बात यह है कि ऐसे मौकों पे लोग सिविक सेंस भूल जाते हैं। मैं हरगिज जस्टिफाई नहीं कर रहा इस चीज को कि आप किसी घर में घुसो, प्रॉपर्टी डैमेज करो, वेंडलाइज करो, लेकिन बात यह है कि जब इतने बड़े मास मर्डर्स हो रहे हो, लोग जख्मी कर दिए हो, तो इन सब की रिटेलिएशन में लोग अपना आपा खो देते। पिछला जो संडे गुजरा है वो बांग्लादेश की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ब्लडी संडे गुजरा है, क्योंकि उस एक दिन में प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में जो दंगे हुए उसमें 90 लोग मारे गए। पुलिस ने रबर बुलेट्स भी चलाई, टीयर गैस भी फेंकी। अब ये सब कुछ हो रहा है बांग्लादेश के कैपिटल सिटी में ढाका में। और मीनवाइल सिरजगंज के शहर में 13 पुलिस ऑफिसर्स को भी मारा गया। हाईएस्ट रिकॉर्ड डेथ टोल था उस दिन। तो बस फिर और क्या होना था, अथॉरिटीज ने 6 बजे को कर्फ्यू लगा दिया और ऑर्डर दे दिया शूट ऑन साइट का, यानी जो बाहर दिखे गोली मार दो, पूछो ही नहीं, बस गोली मार दो। ये सब के बावजूद भी आप सोचे कर्फ्यू लगा हुआ है और फिर भी हजारों लोग सड़कों पे आके कर्फ्यू को डिफाई करते हुए। कुछ ही टाइम बाद
वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। वो मिलिट्री वाले जिनको ऑर्डर थे शूट ऑन साइट के, कुछ टाइम बाद वो फूल रिसीव कर रहे थे, भला किससे? उन्हीं प्रोटेस्टर्स से, क्योंकि इस दफा मिलिट्री ने टेक्निकली सरेंडर कर दिया था। उन्होंने कहा था भाई हम आखिर अपने मुल्क के लोगों को कितना मारेंगे? संडे को इतने लोग मर गए और यकीन करें मंडे को उससे भी ज्यादा लोग सड़कों पे आ गए। तभी मिलिट्री को आइडिया हो गया कि ये जो जज्बा है उसको दबाया नहीं जा सकता। ये जो पॉइंट था ये हसीना वाजिद के लिए गेम ओवर पॉइंट था। अब जरा डिटेल में जाते हैं और पता करते हैं कि आखिर ये धरने हुए क्यों थे, ये रेजिस्टेंस हुई क्यों थी। ये आवाज उठाने वाले लोग ज्यादातर स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स को गुस्सा इस बात पे था कि जो 2018 में जॉब कोटा खत्म कर दिया गया था वो दोबारा रीइंस्टेट क्यों किया गया है। अब इस जॉब कोटा से स्टूडेंट्स को क्या मसला हो सकता है? मसला इसलिए था इस जॉब कोटा के हिसाब से 30% जॉब्स उनके लिए अलॉट की गई हैं जो फ्रीडम फाइटर्स थे। अब फ्रीडम फाइटर्स जी वो वाले हैं जो 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे। ठीक है, उनके लिए आपने कोटा रखा तो सही, लेकिन अब तो इतनी देर हो गई है, अब तो वो नहीं होंगे जिंदा। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੋਟਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ यार, सीरियसली। गवर्नमेंट ने ये किया कि वो जिंदा हो ना हो उनके बच्चों के लिए वो कोटा अभी भी 30% रिजर्व ही रखा। अब जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे थे उनका लिंक भी हसीना की पार्टी अवामी लीग पार्टी के ही बंदे थे। वो 26% औरतों के लिए, डिसेबल्ड लोगों के लिए और माइनॉरिटीज के लिए अलॉट कर दिया गया। अब स्टूडेंट्स को ये मसला था कि यार अब बचा ही क्या, सब कुछ तो इधर उधर करके आपने दे दिया। मीनवाइल 170 मिलियन बांग्लादेशी अभी भी जॉबलेस, वो इस कोटा से बिल्कुल खुश नहीं थे। अब जब इन गुस्से में आए हुए स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई थी तो तब हसीना ने इन बच्चों को रजाकार बोला था। रजाकार कौन है? रजाकार वो लोग हैं जिन्होंने 1971 वाली जंग में पाकिस्तान का साथ दिया था, यानी कि बांग्लादेश के हिसाब से वो हुए गद्दार। जो बच्चे अपने लिए हक मांग रहे उनको उनके लीडर गद्दार बोल रहे हैं जी। तो ये सारी हड़ाउड़ी में जुलाई 10 से लेकर जुलाई 20 तक 180 लोग मारे गए। ये पूरे 15 साल के हसीना वाजिद के टेन्योर में सबसे बुरा टाइम था। अब इनको एहसास हुआ कि यार ये तो मसला खराब हो रहा है, ये तो अब क्या होगा। तो फिर 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस जॉब कोटा में 93% अलॉट कर दिया मेरिट को। अब उनको लगा भाई अब तो बस इनको दे दिया, इनको जो चाहिए था, डिमांड हो गई पूरी, अब सही है, ऑल गुड हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लोगों ने ये बोला कि भाई ऐसे कैसे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जाएगी, ऐसा हम होने देंगे क्या? अभी तक मामला बहुत खराब हो गया था क्योंकि इस सब के दौरान बहुत सारे लोग मारे गए थे। लोग अब ये कह रहे थे कि अब हमारी डिमांड्स अगर मान भी ली तो क्या हो गया, पीछे जो इतने लोग मारे गए उनका जवाब कौन देगा? इसलिए हमें हसीना वाजिद की रेजिग्नेशन चाहिए ही चाहिए। उनका मकसद अब क्लियर था, हसीना वाजिद को वो स्टेप डाउन करते हुए ही देखना चाह रहे थे। अब इस संडे को इस पूरी बात का समझ लो जो आखिरी ढक्कन बंद हुए ना, वो तब हुए जब हसीना वाजिद ने उन प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट बोल दिया। पहले इनको गद्दार बोला था, अब इनको दहशतगर्द भी बोल दिया। अब तो क्या हो सकता है, अब तो किसी किस्म की सुलह हो ही नहीं सकती थी। बाय द वे अगर आपको नहीं पता तो बताऊं कि हसीना वाजिद जो 76 ईयर्स ओल्ड खातून है वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। वो शेख मुजीबुर रहमान जो फाउंडिंग फादर थे बांग्लादेश के, उन्होंने ही आजाद करवाया था बांग्लादेश। अब बांग्लादेश को आजाद कराने वाले की बेटी है तो जाहिर सी बात है लोगों की उसको सपोर्ट भी बहुत होगी। लेकिन नहीं, वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता हसीना वाजिद ने अपनी हुकूमत को एक डिक्टेटरशिप की हुकूमत बना दी। हसीना वाजिद ने अपने अपोजिशन के लोगों को दबाने की पूरी कोशिश, उनकी किलिंग्स करवाई, उनको डिसअपियर करवाया। मतलब वो वन पार्टी वन नेशन वाला सीन करना चाह रही थी कि भाई एक ही पार्टी होगी, एक ही मुल्क की एक ही पार्टी और कोई कंपटीशन में आएगा ही नहीं। इलेक्शंस भी रिक करा के बार बार जीतती रहती थी, कर कुरा के किसी तरह 15 साल भी गुजर गए। लेकिन जो टिपिंग पॉइंट आया ना वो तब आया जब गवर्नमेंट ने आम आवाम के सामने मिलिट्री को लाके रख दिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के हिसाब से जो बांग्लादेशी लोग हैं वो अपनी आर्मी को एक न्यूट्रल एंटिटी मानते हैं और वो लोग अपनी आर्मी को रिस्पेक्ट भी करते हैं। अब पाकिस्तान में बैठे हुए लोग बहुत सारी अपनी सेंस लड़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं एक डिक्टेटर को गिराया है, अब फौज आ गई है, वो तो ऑन पेपर डिक्टेटरशिप करेगी। तो मैं आपको बता दूं इस पे भी स्टूडेंट्स ने क्लियरली बोला है कि भाई हमें मिलिट्री की हुकूमत नहीं चाहिए। वो क्लियरली कह रहे हैं कि भाई हमने एक डिक्टेटर गिराया है, दूसरा आया तो उसको भी गिरा देंगे। वो डर नहीं रहे। वही तो मैंने बताया कि संडे को इतने लोग मारे गए, मंडे को और लोग आ गए मिलिट्री के सामने। खैर उनकी आर्मी ने उनको वादा किया है कि दिसंबर के अंदर इलेक्शंस होंगी। अब इस बात पे मुझे वो न्यूटन का तीसरा लॉ याद आया कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर गुब्बारे को दबाना चाहेंगे तो वो छोटा नहीं हो जाएगा साइज में, वो फट जाएगा। तो इनके गवर्नमेंट की जो ये निंजा टेक्निक थी कि मिलिट्री को लेके आ जाएंगे और आवाम दब जाएगी, तो वो तो हुआ नहीं, बल्कि दबाने वाले जो थे मिलिट्री वाले उन्होंने खुद ही
टेक्निकली सरेंडर कर दिया। जो भी है, बांग्लादेशियों का जो रेजिस्टेंस है, हक के साथ खड़े होने वाला जो जज्बा है, वो इंतहाई कमेंडेबल है। अब हालात बदलते हैं नहीं बदलते, ये एक अलग सवाल है। इकोनॉमी बेहतर होने के लिए 101 फैक्टर्स है, लेकिन इस सारे वाकये से पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा सबक है। एक वो जो अथॉरिटी के साथ हुकूमत करना चाह रहे हैं, वो समझ जाएंगे कि जब आवाम उठती है तो फिर वो गुब्बारा फट जाता है। और आवाम के लिए भी बहुत बड़ा सबक है कि वक्त बदला जा सकता है, जज्बात बदले जा सकते हैं, हालात भी बदले जा सकते हैं। चलो जी, मैं निकलता हूँ, अब किसी और वीडियो पे करेंगे किसी और बात पे तबसरा। तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत, मैं चला, गुड बाय। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰਜ਼ਾ ਸਾਮੋ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਜੋ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਟਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਇਸ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਤਾ। ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਗਭਗ 80 to 90% ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਟ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਐਂਡ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।